तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हो गया हूं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर, जिसमें आज बात करने वाला हूं सीएससी की गुड न्यूज़ लेकर। तो अच्छी खबर यह है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सीएससी को एक बहुत बड़ी काम सौंपी गई है, जिसमें अहम रोल वीएलई का होने वाला है। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा मौका है और सबसे अच्छी कमाई करने का सबसे बड़ा जरिया भी यही साबित होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से वन नेशन वन राशन कार्ड होता है, यानी एक देश एक राशन कार्ड, उसी प्रकार से वन नेशन वन लेबर कार्ड भी बनाया जाना है, यानी एक देश एक मजदूर कार्ड। ये कार्ड किनका बनाया जाएगा तो हम आपको बता दें कि ये कार्ड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का बनाया जाएगा, यानी असंगठित क्षेत्र में वैसे कार्य करने वाले मजदूर जो दिहाड़ी पे मजदूरी करते हैं। सामान्य भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये कार्ड कैसे बनाना है आपको, इसकी पूरी ट्रेनिंग हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको कमीशन स्ट्रक्चर भी बताएंगे कि कितना आपको इसके लिए पैसे मिलेंगे सीएससी की तरफ से। तो आपको बने रहना है वीडियो में, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। आपको ट्रेनिंग पूरी ले लेनी है ताकि आपको ये कार्ड बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। और ये कार्ड पूरे भारत में बनेगा, ये पूरे वीएलई कार्य करेंगे। इसके लिए कोई ऐसा सीमा नहीं रखा गया है कि ये वीएलई कार्य कर सकते हैं और ये वीएलई कार्य नहीं कर सकते हैं। इसमें जितने भी वीएलई हैं सब कार्य कर सकते हैं। और लगभग 43.7 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिल रहा है। तो इसे आपको हाथ से जाने नहीं देना है, इसे आपको युद्ध स्तर पे कार्य करना है और अच्छे आप इनकम इससे कर पाएंगे। हम इसके लिए आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे इस वीडियो में। इससे पहले एक छोटी सी आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या कई बार आ चुके हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और बेल के घंटे को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो लाऊंगा तो सबसे पहले आप तक उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए अब हम आपको पूरी ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से आपको इसमें कार्य करना होगा, किनका इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पूरी प्रक्रिया हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो चलिए, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर NDUW थ्रू CSC, यानी एक नेशनल डेटाबेस बनाया जाएगा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का, जो CSC के द्वारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगा, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ये कार्ड बनाने का कार्य जो है चालू किया जाएगा। ये जो है 26 अगस्त 2021 को आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में लाइव हो जाएगा। इसे प्रधानमंत्री द्वारा सूचना प्रसारण भी किया जाएगा उस दिन। तो उसी दिन जो है आप यहाँ कार्ड बनाने के लिए स्टार्ट भी कर सकते हैं। चलिए हम अब बताते हैं कि कौन कौन लोग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर में आते हैं। तो जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हु आर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, तो देयर आर 43.7 करोड़ वर्कर्स वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया, यानी 43.7 यानी 43.7 करोड़ वर्कर वर्किंग है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भारत में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो सम एग्जांपल्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, यानी कौन कौन इसमें शामिल रहेंगे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर में, यानी असंगठित क्षेत्र में कौन कौन मजदूर हैं जो शामिल हो सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया गया है। जिसमें एग्रीकल्चर लेबर, यानी खेती बाड़ी में जो मजदूर कार्य करते हैं तो उनका भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। हाउसमेट्स को भी शामिल कर सकते हैं, यानी घर घर जाकर जो बर्तन मांजती हैं उनको भी इसमें शामिल कर सकते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स, यानी जो रोड के किनारे सब्जी वगैरह फल वगैरह बेचते हैं उनको भी शामिल कर सकते हैं। सामान्य भाषा में आप ऐसे समझे कि दिहाड़ी मजदूर जो भी रहेंगे उनका इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। माइग्रेंट वर्कर का भी इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मनरेगा का भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मनरेगा जो वर्कर होते हैं जो नली गली वगैरह इस सब में सारे चीज़ों में कार्य करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उनका भी यहाँ पे आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बीड़ी रोलिंग, बहुत सारे जो वर्कर्स हैं जो आपको यहाँ पे लिस्ट दिखाई दे रहे हैं, इसमें से जितने भी हैं और भी हैं उनको आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सीधी सीधी आप समझे, सीधे भाषा में आप सामान्य भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं, जिनको आप ऐसे समझिए कि जिनको दिहाड़ी मजदूरी पे कार्य करते हैं, यानी प्रतिदिन के आज कमाए तो आज उनको पैसा मिला, उस तरीके की मजदूरी, यानी किसी भी ऑर्गेनाइज से जुड़े हुए नहीं हैं, उनका PF नहीं कटता है, किसी भी कंपनी से जुड़े हुए नहीं है,
उनका कोई फिक्स सैलरी नहीं है, तो उनको आप इसमें शामिल कर सकते हैं, उनका आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे हेडिंग देख पा रहे हैं, व्हाट इज NDUW। NDUW है क्या, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटिंग नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, यानी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा एक नेशनल डेटाबेस बनाया जा रहा है जिसमें अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर यानी असंगठित क्षेत्र के जितने भी मजदूर हैं उनका यहाँ पे डेटाबेस तैयार रहेगा, जिससे उनको अनेक प्रकार की सेवाएं या अनेक प्रकार की जो सरकारी सुविधाएं होती हैं उसका जो है लाभ उन तक आसानी से पहुंचाया जा सके। उसके बाद बताते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर विल बी फैसिलिटेटेड ऑन द वेबसाइट। इसकी जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रहेगी वो वेबसाइट के माध्यम से होगा। ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए फैसिलिटेट मतलब बनाया गया है। उसके बाद अब बात करते हैं कि एवरी UW यानी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर विल बी इशूड आइडेंटिटी कार्ड दैट विल बी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी एक विशिष्ट पहचान पत्र के रूप में भी ये कार्य करेगा। किनके लिए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए, यानी असंगठित क्षेत्र में जो वर्कर कार्य कर रहे हैं उनके पास कोई अपना विशिष्ट पहचान पत्र नहीं होता है कि वो किस तरह के ऑक्यूपेशन कर रहे हैं। मान लिया जाए वो किसान में अगर खेती के लिए वो लेबर का कार्य करते हैं, या फिर मान लिया जाए किसी के घर में जाकर कार्य करते हैं, या रोड के किनारे ठेले लगाते हैं, तो वो किस तरीके का कार्य होता है उनका एक आइडेंटिटी कार्ड भी बन जाएगा और उनको एक प्रमाणित रूप पे कार्ड होगा, यानी विशिष्ट पहचान के रूप में भी कार्य करेगा। उसके बाद बताते हैं कि बेनिफिट्स टू द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, यानी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए ये किस तरीक़ा से कार्य करेगा, किस तरीके से लाभ प्राप्त करेगा, उनको लाभ दे सकता है कि ऑन द बेस ऑफ द डेटाबेस सोशल सिक्योरिटी स्कीम विल बी इम्प्लीमेंट बाय मिनिस्ट्री गवर्नमेंट्स, यानी यहाँ पे आपको बता दें कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो होती है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री श्रम मानधन योगी योजना है, तो इस तरह की जो सरकारी योजना मिनिस्ट्रीज निकालती हैं, गवर्नमेंट निकालती हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना आए उसके लिए यहाँ पे डेटाबेस तैयार करी जाएगी, यानी उनको बेनिफिट्स दिया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी स्कीम का यहाँ पे उनको बेनिफिट्स दिया जाएगा, यानी उनको लाभान्वित करवाया जाएगा अगर डेटाबेस उनके पास रहेगा तो चलिए उसके बाद बात करते हैं PM सुरक्षा बीमा योजना। रजिस्टर्ड वर्कर अंडर NDUW कैन टेक PM सुरक्षा बीमा योजना, यानी यहाँ पे आपको नेशनल डेटाबेस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर यहाँ पे अपने लिए PM सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ ले सकते हैं, जो इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद अभी यहाँ पे बताया गया है कि प्रीमियम ऑफ RS-12 विल बी वेव्ड ऑफ फॉर 1 ईयर, यानी अभी ये 1 साल के लिए अगर अभी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उनको 12 रुपये का यहाँ भुगतान नहीं करना होगा, ये बिल्कुल फ्री है। उसमें ये रिस्क कवर है, यानी उसका ये प्रीमियम ऑलरेडी वेव कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है 1 साल के लिए। यानी ये कार्ड अभी बनाएंगे तो PM सुरक्षा बीमा योजना का ये फ्री में उनको प्रीमियम जमा हो जाएगा, 1 साल के लिए उनको कवर मिल जाएगा जो मिलता है। तो चलिए जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हेडिंग, वाई टू डू रजिस्ट्रेशन इन NDUW, यानी NDUW में रजिस्ट्रेशन क्यों करें, इसका क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर विल गेट द बेनिफिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम, यानी आपको इसमें लाभान्वित करने के लिए सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम, यानी जो पेंशन वगैरह होती हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय हो या सेंट्रल स्तरीय हो, तो उस तरीके की पेंशन का जब स्कीम आपको जो बेनिफिट्स यानी लाभान्वित करवाया जाएगा तो उस समय भी आपको ये कार्य आने वाला है। उसके बाद दिस डेटाबेस विल हेल्प गवर्नमेंट इन पॉलिसी एंड प्रोग्राम मेकिंग फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, यानी अगर किसी भी प्रकार का डेटाबेस गवर्नमेंट बनाती है, किसी भी प्रकार का पॉलिसी बनाती है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए, यानी असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का जो गवर्नमेंट स्कीम निकालती है, पॉलिसी बनाती है, तो वो ये डेटाबेस उनका काम आएगा। तो ये कार्ड बनाना उनके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। तो टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर टू फॉर्मल सेक्टर एंड वाइस वर्सा देयर ऑक्यूपेशन स्किल डेवलपमेंट ETC, इसमें ये भी सहायता होगा। ये कार्ड बनाने से ये भी फ़ायदा होगा, रजिस्ट्रेशन कराने से ये भी फ़ायदा होगा कि उनकी जो मूवमेंट है, यानी औपचारिक और अनौपचारिक सेक्टर में वो जाते हैं और उनका ऑक्यूपेशन अगर बदलते हैं या किसी भी प्रकार का उनको स्किल डेवलपमेंट करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है,
तो उनके मूवमेंट पे उनका ध्यान भी रखा जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन करना इसके लिए भी जरूरी है। ऑल्सो टू ट्रैक माइग्रेंट लेबर वर्क फोर्स एंड टू प्रोवाइड देन मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी उनके जो भी माइग्रेंट रहेंगे, यानी मान लिया जाए आप इस राज्य में कार्य कर रहे हैं, मान लिया जाए आप एक राज्य, कोई भी राज्य ले लीजिए, गुजरात में आपका घर है और आप जाकर कहीं और दूसरे जगह कार्य कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपका क्या रहेगा कि आप माइग्रेंट लेबर में गिनती किए जाएंगे। तो उनके लिए जो है वहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की, कि किस तरीके से उनको वहाँ पे कुछ दूसरा कार्य करवाया जाए, अगर वो कार्य नहीं चल रहा है तो उनको किस तरीके से बदला जाए, उनको ट्रैक करके ये कार्य सुविधा उनको पहुंचाया जा सकता है। तो इसलिए भी रजिस्ट्रेशन करना इसमें ज़रूरी है। उसके बाद आपको बता दें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हेडिंग देख पा रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी इसमें जो NDUW में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उनका क्या क्राइटेरिया रहेगा इसमें। तो हम आपको बता दें कि ईच वर्कर दैट फुलफिल द बिलो क्राइटेरिया इज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर NDUW, यानी नेशनल डेटाबेस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर में अपना डेटाबेस में नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो उनको इस क्राइटेरिया के अंदर में आना होगा। ये नॉर्मल सी क्राइटेरिया है। एज शुड बी फ्रॉम 16 to 59 ईयर्स, यानी 16 साल से 59 ईयर्स के जो बीच वाले जो लोग रहेंगे उनका यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उनका एज कितना होना चाहिए, 16 से लेकर 59 ईयर्स तक उनका एज होना चाहिए, 16 साल से लेकर 59 साल तक। उसके बाद शुड नॉट बी एन इनकम टैक्स पे, जो इसमें हम आपको बता दें कि वैसे लोग इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं। शुड नॉट बी मेंबर ऑफ EPFO एंड ESIC, वैसे भी लोग इसमें नहीं कर सकते हैं जिनका EPFO में पैसा कटता है या ESIC वो से जुड़े हुए हैं, लाभान्वित हैं, उससे भी ये यहाँ पे जो है और वे लोग भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। मस्ट बी वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कैटेगरीज, तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यही ध्यान देने वाली आपकी बात रहेगी कि जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की कैटेगरी में आएंगे, यानी जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो हमने आपको फर्स्ट में स्क्रीन पे दिखाया था, उस कैटेगरी में आएंगे तभी यहाँ पे आपको उनका रजिस्ट्रेशन करना है। आपको ध्यान देनी है कि वो टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए, EPFO के मेंबर और ESI से जुड़े नहीं होने चाहिए, 16 से 59 साल आपका एज होना चाहिए, तभी इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इससे ऊपर और इससे नीचे वाले रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, यानी 60 साल वाले नहीं कर पाएंगे और 15 साल वाले भी नहीं कर पाएंगे। 16 से 59 के जो बीच में रहेंगे वो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इनकम टैक्स उनको अगर भरते होंगे तो वो यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, इसके पात्रता नहीं होंगे। जो EPFO और ESI जैसे से लाभान्वित होंगे, मेंबर होंगे उसके, तो वो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात आपको ध्यान यही देनी होगी कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की कैटेगरी में उनको आना होगा, यानी जो सब्जी बेचते हैं, जो फुटपाथ पे सब्जी बेचते हैं या ठेला लगाते हैं या गांव-गांव जाकर कुछ सामान बेचते हैं, या कोई दुकानदार होता है जो GST वगैरह नहीं जो भरता है, इनकम टैक्स नहीं पे करता है, तो वो भी इसमें शामिल हो सकता है। अगर आपके मन में कॉमन सर्विस को सेंटर को लेकर है तो आप भी अपना इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हेडिंग कि हु ऑल कैन नॉट रजिस्टर इन NDUW, तो एनीबडी एंगेज्ड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी वैसे लोगों का यहाँ पे आपको रजिस्टर नहीं करना है, उन लोगों को NDUW में जिनका ऑर्गेनाइज सेक्टर से किसी भी प्रकार का जुड़ाव है। ऑर्गेनाइज सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वर्कर्स in private or public sector that receive regular salaries, emoluments and other benefits including labor and social security in the form of provident fund and gratuity। यहाँ पे आपको बता दें कि वैसे लोगों को यहाँ पे रजिस्टर नहीं करना है जो प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हैं, पब्लिक सेक्टर में कार्य करते हैं, यानी रेगुलर सैलरीज के बेसिस पे कार्य करते हैं। प्राइवेट में तो कार्य करते हैं, पब्लिक सेक्टर में भी कार्य करते हैं, लेकिन रेगुलर सैलरीज उनको मिलती है, महीने में उनको सैलरीज मिलती है। और वो ऐसे नहीं होने चाहिए जिनका प्रॉफिट फंड में वहाँ मेंबर होंगे, उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। हम आपको ये पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, क्या अनिवार्य होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो मैंडेटरी है। मैंडेटरी में क्या है, मैंडेटरी EKYC यूजिंग आधार नंबर, यानी आधार नंबर के सहारे आपको EKYC करना होगा। उसमें आपको OTP, फिंगरप्रिंट और आइरिस 3 ऑप्शन मिलेंगे। अगर मान लिया जाए आपके पास फिंगर डिवाइस या आइरिस डिवाइस नहीं है तो आपको OTP से करना होगा। इसके लिए आपको आधार नंबर में मोबाइल नंबर जुड़ा होना आवश्यक रहेगा।
अगर आपके पास फिंगरप्रिंट या आइरिस डिवाइस है तो आप उनका बिना OTP के ही यहाँ फिंगरप्रिंट और आइरिस डिवाइस के सहारे यानी आँख के पुतलियों के सहारे या अंगूठे या उंगलियों के सहारे यहाँ पे आप उनका ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, eKYC कर सकते हैं। यहाँ पे और एक बात ध्यान रखनी है, एक्टिव बैंक अकाउंट, उनका खाता जो है वो चालू होना चाहिए, तभी जाकर इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ऐसा नहीं करना है कि उनका बैंक अकाउंट बंद है और वो आपको डाल देनी है। एक्टिव मोबाइल नंबर, उनका जो चालू मोबाइल नंबर है वो डाल देना है। अगर उनके पास मोबाइल नंबर यहाँ पे नहीं है तो हम आपको बता दें कि आपको उनके किसी भी घर के सदस्य का यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना अनिवार्य रहेगा। ऑप्शनल, ये कोई ज़रूरी नहीं है। नीचे वाला आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट है तो वो लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट है तो लगा सकते हैं। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है यानी पेशे से संबंधित उनके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा सकते हैं। स्किल सर्टिफिकेट, अगर उन्होंने किसी भी प्रकार का कार्य करने को लेकर सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर ये नहीं है तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई अनिवार्य नहीं है। अगर नहीं है तो भी चल सकता है, रजिस्ट्रेशन हो सकता है। उसके बाद में रोल ऑफ CSC का क्या रोल होगा तो हम आपको बता देते हैं कि सपोर्ट इन रजिस्ट्रेशन ऑफ 43.7 करोड़ ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर अक्रॉस कंट्री, यानी पूरे देश में जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं यानी असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूर हैं 43.60 करोड़, उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने में उनकी आपको मदद करनी है। अपडेट रिक्वेस्ट ऑफ वर्कर्स इन द रजिस्टर्ड UAN का मतलब है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यानी आप जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे उनको एक UN कार्ड मिल जाएगा। आप उनको कार्ड प्रोवाइड कर देंगे तो उसके बाद भी वो अपडेट करवा सकते हैं, आपसे अपडेट रिक्वेस्ट डलवा सकते हैं। ये आपका काम रहेगा अगर आप एक CSC BLE हैं तो। एडवाइजरी ऑफ द NDUW एट द लोकल लेवल, आप एडवाइजरी भी उनको बता सकते हैं कि ये NDUW क्या है लोकल लेवल पे, आप उनको पूरी उनको बता सकते हैं इसके बारे में। रजिस्टर एंड हैंड ओवर UN ऑर्गेनाइज्ड वर्कर A4 पेपर, NDUW में जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे उनको तो UN जो कार्ड निकल कर आएगा तो उनको आपको हैंड ओवर करना होगा। A4 पेपर पे उनको आप प्रिंट करके दे सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट किसी भी तरीके से दे सकते हैं। अगर यहाँ पे वो कहते हैं आपको कि हमको यहाँ पे आप नॉमिनेशन करके दे दीजिए तो उसके लिए आप अलग से भी चार्ज कर सकते हैं। जो 10 रुपये चार्ज होते हैं, 20 रुपये जो चार्ज होते हैं आपके, वो चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए कोई यहाँ पे प्रावधान नहीं है कि आप चार्ज नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल चार्ज ले सकते हैं। वो आपका दायरा है, वो आप उसके लिए चार्ज लेने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप A4 पेपर पे प्रिंट करके दे रहे हैं, सादा या रंगीन भी दे रहे हैं, सादे में या रंगीन में भी दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज नहीं लेना है। उसके बाद में कमीशन ऑफ RS-20 इंक्लूडिंग टैक्स पर न्यू रजिस्ट्रेशन विच विल बी डिलीवर्ड इन रेशन ऑफ 80 to 20 बिटवीन CSC BLE CSC SPB। यहाँ एक बात आपको गौर करनी है, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान यही देना है, क्योंकि आप काम करेंगे और आपको उसका मेहनताना नहीं मिलेगा तो फिर उस काम करने का फायदा क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो बताया गया है आपको प्रति रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे जो 20 रुपया दिखाया गया है, लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है कि 80 to 20 के अनुपात आपको बताया गया है CSC BLE एंड CSC SPB के बीच में, यानी 80% आपको मिलेगा और 20% जो है वो CSC SPB यानी CSC रख लेगी। ठीक है, यानी ध्यान में रखिए यहाँ आपको 16 रुपये मिलेंगे और 4 रुपये जो है CSC रखेगी। इसमें कमीशन सेट रहती है, वो आपको मालूम है। CSC अपना कमीशन यहाँ पे सेट रखती है, इसलिए यहाँ पे ऐसा है कि 80 to 20 यानी 80% कमीशन आपको मिलेगा और 20% जो है वो CSC खुद रख लेगी। यानी 16 रुपये आपको कमीशन के रूप में देगी और 20 रुपये जो 4 रुपये है वो खुद रखेगी। 16 रुपये आपको मिलेगा, 4 रुपये वो खुद रखेगी, यानी कुल टोटल आपका कमीशन जो होगा वो 16 रुपये होगा। नो अमाउंट टू बी चार्ज फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं करना है, आपको 16 रुपये में ही कार्य चलाना होगा। और ये युद्ध स्तर पे कार्य करके आप अच्छे इनकम कमा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपडेट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल थ्रू CSC वेयर RS-20 इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस टू बी चार्ज फ्रॉम बेनिफिशियरी, यानी अगर किसी भी प्रकार के वो अपडेट करवाएंगे UN कार्ड बन जाने के बाद में, NDUW में जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उनका कार्ड निर्गत हो जाएगा, उसके बाद अगर आपसे अपडेट करने को कहते हैं तो वहाँ पे उनसे आप 20 रुपये का चार्ज कर सकते हैं।
उसके बाद चलिए हम आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे रहेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, कैसे डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन करना होगा सारी तरीके से। तो यहाँ पे BLE विल बी विजिट द डिजिटल सेवा पोर्टल, आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में विजिट हो जाना है। जैसे आप डिजिटल सेवा पोर्टल प्रतिदिन लॉगिन करते हैं, उसके बाद लॉगिन विद क्रेडेंशियल्स एंड सर्च ई श्रम, आपको जैसे ही लॉगिन कर लेंगे आप, उसके बाद लॉगिन विद क्रेडेंशियल्स एंड सर्च ई श्रम, आप जैसे ही अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे अपने यूजर ID पासवर्ड डालने के बाद, तो आपको सर्च बार में ई श्रम लिखकर सर्च करना है। उसके बाद में आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद इट विल रिडायरेक्ट टू वेबसाइट, क्लिक ऑन रजिस्टर न्यू UW यानी अनऑर्गेनाइजेशन पे आपको यहाँ पे रजिस्टर न्यू अनऑर्गेनाइज वर्कर पे आपको क्लिक करना है और नया रजिस्ट्रेशन चालू कर देना है। करने के लिए यहाँ पे जो पहले से रजिस्टर रहेंगे उनको यहाँ पर देख सकते हैं और उसके डेटा में जो है बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से आपको दिखाई देगा इंटर बेनिफिशियरी, जैसे ही आप वहाँ पे UW पे क्लिक करेंगे, नया अनऑर्गेनाइज वर्कर को यहाँ पे बेनिफिशियरी को जोड़ने के लिए यहाँ पे जैसे ही करेंगे, उसके बाद इंटर बेनिफिशियरी आधार एंड वैलिडेट हिम थ्रो बायोमेट्रिक और OTP, यहाँ पे आप बायोमेट्रिक लगा के आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। आपको यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है, जिन भी बेनिफिशियरी का यहाँ पे बना रहे हैं उनका यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, उनका फिंगरप्रिंट, यारिस या OTP, आपको 3 ऑप्शन मिलता है। तीनों में से कोई एक ऑप्शन का इस्तेमाल करके यहाँ पे आपको कैप्चर ऑथेंटिकेशन पे यहाँ पे क्लिक करना है। फिनिश हो जाने के बाद डेटा जैसे ही फिनिश हो जाएगा, उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, रिव्यू आधार फिक्स्ड डिटेल्स चेक डिक्लेरेशन एंड कंटिन्यू। जैसे ही आप उनका डेटा फिनिश हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से शो करेगा, ऑटोमेटिक वो जो है सारा चीज़ दिखाने लगेगा। जो उनका बैंक अकाउंट सीडिंग भी रहेगा, यानी बैंक अकाउंट जो है आधार से जुड़ा हुआ रहेगा, तो वो भी यहाँ पे दिखाने लगेगा। उसके बाद में ये जो टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है उस पर आपको क्लिक करके कंटिन्यू टू इंटर अदर जो है डिटेल्स पे आपको चले जाना है। उसके बाद आपसे इंटर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स मांगेगा, तो इसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर देना है, जैसे मोबाइल नंबर, मैरिटल स्टेटस, ईमेल ID देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अल्टरनेट यानी अतिरिक्त मोबाइल नंबर अगर है तो वो भी दे सकते हैं अतिरिक्त, यहाँ कोई मैंडेटरी नहीं है कि देना जरूरी है। मैरिटल स्टेटस है यानी शादीशुदा है कि नहीं है ये आपको बताना जरूरी है, डाइवोर्स है वो भी आपको यहाँ पे बताना जरूरी है। फादर नेम आपको यहाँ पर देना जरूरी है। सोशल कैटेगरी, यहाँ पे आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है आपको डिफरेंशियली एबल्ड, यानी आपके जो मान लिया जाए कोई ऐसे हैं जो विकलांग हैं, तो यहाँ पे उनका यहाँ पे यस या नो में आपको जवाब दे देना है। अगर विकलांग है तो यस कर देना है, नहीं है तो यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स मांग रहा है, तो अगर आप यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स नहीं डालना चाहते हैं, अमूमन यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स डाल ही दें, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो नो पे करके सेव कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपको इंटर रेसिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी आप जो निवास प्रमाण है आपका, कहाँ आप रह रहे हैं उसको यहाँ पे रेसिडेंस यानी कहाँ रह रहे हैं उसका यहाँ पे आपको डिटेल्स डाल देना है। हाउस नंबर, लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड यहाँ पे डाल देनी है। स्टेइंग एट करेंट लोकेशन, यानी इस पते पे आप कितने सालों से, कितने महीनों से यहाँ पे रह रहे हैं, आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में चूज कर लेना है। उसके बाद माइग्रेंट वर्कर, अगर मान लिया जाए कोई ऐसा वर्कर है यानी कोई ऐसा मजदूर है जो मान लिया जाए दूसरे राज्य में कार्य कर रहा है अपने राज्य को छोड़कर, तो यहाँ यस पे क्लिक कर देगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे ही रहने दे और उसके बाद आगे बढ़े, कंटिन्यू कर दें। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना यहाँ पर जरूरी है। अगर नॉन लिटरेट है यानी पढ़े लिखे नहीं है तो इसमें ऑप्शंस है, आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में से चूज करके यहाँ पे डाल सकते हैं। मंथली इनकम सेल्फ, यानी वो मंथली में कितने, महीने में कितने कमाते हैं। और उसके बाद है इनकम सर्टिफिकेट इन PDF, अगर आपके पास उनका इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई अनिवार्य नहीं है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट डालना ही डालना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद इंटर ऑक्यूपेशन डिटेल्स आपको दिखाई देगा, उनका ऑक्यूपेशन यानी पेशा क्या है। तो यहाँ पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन यहाँ पे बताना है कि किस तरीके का वो कार्य कर रहे हैं। मान लिया जाए रोड के किनारे ठेले लगाते हैं तो उसको भी आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन, यानी आप काम कर रहे हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो आपका कार्य है उसके लिए जो है एक्सपीरियंस कितने साल का है या कितने दिनों से कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, यानी आपका द्वितीय, मान लिया जाए कोई कोई व्यक्ति होते हैं कि शाम को जो है कुछ और करते हैं, सुबह में कुछ और करते हैं, तो उनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन भी यहाँ लिख सकते हैं।
उसके बाद ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, अगर पेशे से संबंधित कोई सर्टिफिकेट है उनके पास तो यहाँ पे लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद स्किल्स, अगर उनके पास किसी भी प्रकार का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे सिलेक्ट करके लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो इस कॉलम को भी खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि स्किल टू बी अपग्रेडेड, यानी अभी जो फिलहाल में मान लिया जाए पहले से स्किल लिए हैं या फिर बाद में स्किल कुछ दूसरा फिर से ट्रेनिंग लिए हैं तो यहाँ पे अपग्रेडेड स्किल को भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इंटर डिटेल्स एंड कंटिन्यू, आपको ये मिलेगा। आपको क्या क्या मिलेगा? बैंक अकाउंट डिटेल्स, यहाँ पे पहले से ही बैंक सीडिंग विथ आधार यहाँ पर दिखाई देगा। अगर उनका यहाँ पे अकाउंट सीडेड रहेगा आधार से लिंक रहेगा तो यस दिखाएगा, अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पर आपको नो दिखाई देगा। उसके बाद रजिस्टर विथ बैंक अकाउंट, यानी आप इसे रजिस्टर करना चाहते हैं बैंक अकाउंट के साथ तो यस कर देंगे और अन्यथा इसे नो कर देंगे। उसके बाद इसे सेव एंड कंटिन्यू पर कर देंगे। तो जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे तो आपको प्रीव्यू एंड टिक द सेल्फ डिक्लेरेशन का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। इसमें आपको प्रीव्यू दिखाई देते रहेगा। अगर आपका किसी भी प्रकार का अभी त्रुटि है तो इसमें अभी सुधार कर सकते हैं। अगर इसमें किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं है तो यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसमें यही लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार का अगर गड़बड़ी पाया जाता है तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद चलिए जैसे ही सबमिट कर देंगे तो फाइनली जैसे हो जाएगा तो डाउनलोड हैंड ओवर यूएन कार्ड बेनिफिशियरी, यानी उनका कार्ड जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। इस तरीके का कार्ड रहेगा और डाउनलोड करके उनको जो है A4 के पेपर पे उनको प्रिंट करके दे देना है। अगर वो कहते हैं कि हमको यहाँ पे कार्ड जो है प्रिंट करके दीजिए नॉमिनेशन करके तो उनसे अतिरिक्त चार्ज कर सकते हैं, लेकिन आप अगर ऐसे ही सादा पेज पे जो है ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट करके देते हैं या रंगीन में प्रिंट करके देते हैं तो उनसे कोई भी चार्ज नहीं लेना है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कुछ समस्या के बारे में। तो नीचे आ सकते हैं, जनरल क्यूरीज यहाँ पर देख सकते हैं कि इज देयर एनी चार्ज टू वर्कर हैज़ टू पे फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन इन NDOW, यानी किसी भी प्रकार का आपको चार्ज क्या पे करेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए NDOW में वर्कर। तो यहाँ पे नो द वर्कर डज नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, हाउएवर वर्कर विल पे एनी अमाउंट ऑफ RS20 इन केस ऑफ एनी अपडेशन, यानी बिना अपडेशन किए हुए किसी भी प्रकार का आपको चार्ज जो है रजिस्टर मतलब वर्कर जो है आपको मजदूर जो है वो आपको पे नहीं करेगा। अपडेशन कराता है तो ही आपको पे करेगा। डज द यूएन कार्ड हैव सम वैलिडिटी, इसका कब तक वैलिडिटी रहेगा? तो इट वैलिडिटी फॉर लाइफ टाइम, इसका कोई भी वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं रखा गया है कि कब तक रहेगा, ये पूरे जीवन भर के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगा। डज द वर्कर हैव टू रिन्यू द यूएन कार्ड एवरी ईयर, तो इसमें आपको बताया गया है कि इफ़ द इंफॉर्मेशन चार्ज और एनी अदर डिटेल्स इज अपडेटेड द वर्कर मस्ट रीप्रिंट द कार्ड अगेन, यानी वो किसी भी जो अगर सुधार करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, नहीं तो एवरी ईयर कराने का ज़रूरत नहीं है। अगर उनको लगता है कि कोई चीज़ अपडेट कराना है तो वो अपना करवा सकते हैं और फिर से वो रिप्रिंट करवा सकते हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं, इफ़ द वर्कर इज़ नॉट पेइंग इनकम टैक्स बट फिलिंग द रिटर्न्स इज़ ही एलिजिबल, यानी यह कहने का मतलब है कि पेइंग इनकम टैक्स यानी वैसे लोग हैं जो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं लेकिन ITR फाइल करते हैं, तो क्या वो एलिजिबल होंगे? तो यस, वर्कर कैन गेट रजिस्टर इन द केस, यानी वैसे केस में उनका रजिस्टर यहाँ पे किया जा सकता है। यहाँ पे इज देयर एनी हेल्प डेस्क वी कैन कनेक्ट, तो यहाँ पे अभी हेल्प डेस्क नहीं दिया गया है, अभी आपको उसी में ग्रीवेंस दे दिया जाएगा, वहीं से आप जो है कंप्लेंट दर्ज की जो है ऑफिशियली आपको नंबर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अभी नहीं बनाया गया है, अभी 26 तारीख को जो है प्रधानमंत्री के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। तो थैंक यू। जानकारी आपको कैसी लगी? हमने पूरी जानकारी कोशिश की है आपको देने के लिए, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको कार्य करना है। और अगर फिर भी किसी भी तरह की आपको समस्या रह गई है इस वीडियो को देखने के बाद में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त।